Hello my dear students and friends, welcome to all of you. Myself Pramod Singh Yadav from YouTube channel Study with Pramod. My dear students, आप सभी लोगों को मैं नाउन के बारे में, काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन नंबर और नाउन जेंडर के बारे में मैं पूर्व के वीडियो में सब बता रहा था। तो नाउन में एक छूट रहा था केस मीन्स होता है कारक। तो मैंने सोचा कि केस को भी आपको क्लियर कर दूं, बता दूं कि केस क्या होता है, क्योंकि ग्रामर सीखने के लिए आपको केस की बहुत काफ़ी आवश्यकता होती है। केस की जानकारी आपको रखना चाहिए, ग्रामर सीखने में आपको बहुत काफ़ी सहूलियत होगी। तो आइए माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे वीडियो के अंत तक आप सभी लोग बने रहिएगा और हम आज आपको बताते हैं केस यानी कारक। और अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे मेरे वीडियो का। तो आइए हम आपको बताते हैं केस मीन्स होता है कारक। तो केस ये इंग्लिश वर्ड है। तो केस मीन्स लोग समझते हैं कि मुकदमा होता है, तो मुकदमा से यहाँ नहीं तात्पर्य है। हिंदी में केस मीन्स लोग समझते हैं कि बाल होता है, लेकिन नहीं, यहाँ इंग्लिश ग्रामर में केस का मतलब आप सभी लोगों को कारक जानना होगा। कारक का डिफिनीशन मैंने यहाँ पर दिया है, परिभाषा केस यानी कारक द्वारा यह प्रकट होता है कि किसी भी नाउन का प्रयोग किस प्रकार किया गया है। यानी केस द्वारा यह प्रकट होता है कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग किस रूप में किया गया है या किस रूप में किया जाता है, उसे ही हम लोग कारक कहते हैं। अब किसी भी यहाँ इंग्लिश में, हिंदी में तो आपके कारकों की संख्या 8 मानी गई है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर सीखने में केवल आपको 3 तरह के कारक को ही याद रखना पड़ेगा। यानी किसी भी नाउन का प्रयोग किस प्रकार किया गया है, उस नाउन का प्रयोग क्रिया के कर्ता के रूप में किया गया है, क्रिया के कर्म के रूप में किया गया है, या संबंध या अधिकार प्रकट करने के लिए किया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ केस की संख्या जो होती है 3 यहाँ पर ये इंग्लिश ग्रामर में है, आपको सीखना है। केस मीन्स कारक। जो पहला होता है नॉमिनेटिव केस, जिसको हिंदी में कर्ता कारक कहते हैं। दूसरा आपका होता है ऑब्जेक्टिव केस, जिसको कर्म कारक कहते हैं। और तीसरा जो आपका होता है पजेसिव केस, जिसको संबंध कारक कहते हैं। आइए मैं प्रत्येक कारकों को एक एक करके मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ कि प्रत्येक कैसे आपके एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। नॉमिनेटिव केस मीन्स कर्ता कारक। तो नॉमिनेटिव केस क्या होता है, इसको आप समझ लें। हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं, डेफिनेशन के माध्यम से समझाते हैं। जब किसी नाउन का प्रयोग वाक्य की क्रिया के कर्ता यानी सब्जेक्ट के रूप में किया गया होता है, तो उस नाउन को हम लोग नॉमिनेटिव केस में होना कहते हैं, या हम लोग उस नाउन को कहते हैं कि वह नाउन नॉमिनेटिव केस में है। तो आपको समझ में आ गया होगा, जब किसी भी नाउन का प्रयोग वाक्य की क्रिया के कर्ता के रूप में किया गया होता है, तो उस नाउन या प्रोनाउन का भी वही मान लीजिए, नाउन और प्रोनाउन का प्रयोग नॉमिनेटिव केस में होता है, नॉमिनेटिव केस में होना कहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल्स, मोहन राइट्स ए लेटर, मोहन एक पत्र लिखता है। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया है, शीला sang ए सॉन्ग, शीला एक गीत गाई। तो 2 एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाऊंगा कि इस सेंटेंस में जो आपके 2 नाउन हैं, यहाँ पर ये मोहन और शीला, ये सभी नॉमिनेटिव केस में हैं। ये दोनों कैसे नॉमिनेटिव केस में हैं, तो आप देखें सेंटेंस की जो वर्ब है यानी राइट्स, इस क्रिया का कर्ता मोहन है, यानी मोहन का प्रयोग वाक्य की क्रिया के कर्ता के रूप में किया गया है। तो मोहन जो नाउन है, इसको हम लोग कहेंगे इसका प्रयोग नॉमिनेटिव केस में किया गया है, यानी मोहन नॉमिनेटिव केस में है। आइए एग्जाम्पल नंबर 2, शीला sang ए सॉन्ग, शीला एक गीत गाई। यह इस सेंटेंस की जो वर्ब है, यह वर्ब sang है। sang क्रिया का प्रयोग, ये इस क्रिया का कर्ता शीला है, यानी शीला जो नाउन है, इस नाउन का प्रयोग क्रिया sang के कर्ता के रूप में किया गया है। तो हम लोग कहेंगे कि शीला का प्रयोग नॉमिनेटिव केस में किया गया है, या शीला को हम लोग कहेंगे कि क्रिया का यह कर्ता है। तो अब पहचानेंगे कैसे, किस तरह से पहचानेंगे? ये जो वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है यानी क्रिया के कर्ता को पहचानने के लिए आप क्रिया में
कौन या किसने प्रश्न लगा करके अगर पूछेंगे तो जो उत्तर में मिलेगा वही आपका कर्ता होगा, यानी वही आपका सब्जेक्ट होगा। आइए यहां आप क्वेश्चन एक बनाइए। क्वेश्चन, मोहन राइट्स ए लेटर, इस क्रिया में क्या लगाइए, अरे सॉरी कौन लगाइए या हु लगाइए, जिसको इंग्लिश में हम लिखते हैं और हिंदी में भी लिखते हैं हु राइट्स अ लेटर। हु राइट्स अ लेटर, पत्र कौन लिखता है। यहाँ हम लिख दे रहे हैं हिंदी में भी, पत्र कौन लिखता है। पत्र कौन लिखता है आपको तुरंत आंसर में मिलेगा। आंसर में मिलेगा कि मोहन, मोहन यानी मोहन, आंसर में आपको मिल जाएगा मोहन। तो हम लोग कहेंगे कि मोहन का प्रयोग नॉमिनेटिव केस में किया गया है, या मोहन जो नाउन है यह नॉमिनेटिव केस में है। तो इस तरह से आप पहचानेंगे। अब दूसरे एग्जाम्पल को भी मैं आपको बता दूं, तो इस तरह से आप पहचान गए कि यहाँ मोहन आपका नॉमिनेटिव केस में है। दूसरा हम लेते हैं, ये जो एग्जाम्पल लिखे हैं कि शीला sang a song, शीला sang a song। यहाँ क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन यानी who sang अ song, गीत कौन गाया, गीत कौन गाया या किसने गाया, गीत कौन गाया। आंसर में आपको तुरंत मिल जाएगा कौन, शीला। तो शीला यहाँ पर देख रहे हैं कि नॉमिनेटिव केस में है, तो हम लोग कहेंगे कि शीला का प्रयोग यह जो नाउन है नॉमिनेटिव केस में किया गया है। आइए माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको ऑब्जेक्टिव केस के बारे में मैं बताता हूँ। तो ऑब्जेक्टिव केस मीन्स होता है कर्म कारक। कर्म कारक किसे कहते हैं, जब किसी नाउन का प्रयोग वाक्य की क्रिया के कर्म के रूप में किया गया हो या कर्म के रूप में हो, तब उस नाउन का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में होता है। यानी कोई भी नाउन या प्रोनाउन अगर क्रिया का कर्म हो तो उसे हम लोग कहेंगे कि वह ऑब्जेक्टिव केस में है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से आपको मैं समझाऊं। पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है कि हरी इट्स अ मैंगो, हरी आम खाता है। दूसरा है अब्दुल प्लेड क्रिकेट, अब्दुल क्रिकेट खेला या अब्दुल क्रिकेट खेलता था। माय फादर गेव मी ए बुक, मेरे पिताजी मुझे एक पुस्तक दिए। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंगो का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में किया गया है, प्लेड क्रिकेट का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में किया गया है, मी और अ बुक का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में किया गया है। कैसे, इसको आपको जानना होगा। मैंने डिफिनीशन जो लिखा है कि क्रिया का जो कर्म रहेगा उसको कहेंगे कि वह ऑब्जेक्टिव केस में है। आइए इस सेंटेंस की जो वर्ब है इट्स है, इट्स क्रिया का कर्म कौन है, मैंगो है। मैंगो यानी मैंगो का प्रयोग क्रिया के कर्म के रूप में किया गया है, तो हम लोग मैंगो को कहेंगे कि यह ऑब्जेक्टिव केस में है, कर्म कारक में है। अब आइए अब्दुल प्लेड क्रिकेट, अब्दुल क्रिकेट खेलता था। क्रिकेट जो नाउन है, इस नाउन का प्रयोग क्रिया के कर्म के रूप में किया गया है, यानी वाक्य की जो क्रिया प्लेड है उस प्लेड की क्रिया का कर्म आपका क्रिकेट है, तो क्रिकेट को कहेंगे कि यह ऑब्जेक्टिव केस में है, यानी कर्म कारक में है। आइए अगला, माय फादर गेव मी अ बुक, मेरे पिताजी मुझे एक पुस्तक दिए। यहाँ पर मी जो आपका प्रोनाउन है और अ बुक आपका नाउन है, इन दोनों का प्रयोग इस सेंटेंस में दो आपके ऑब्जेक्ट हैं। किसी सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट होता है, किसी सेंटेंस में कहीं दो ऑब्जेक्ट होते हैं, किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। तो इसको समझना होगा आप लोगों को। तो यहाँ इस ये देख रहे हैं कि गेव आपकी वाक्य की वर्ब है, क्रिया है। तो दो जब ऑब्जेक्ट होते हैं तो ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जो आपका यह गेव क्रिया के बाद जो
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है और इनडायरेक्ट के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। इसको मैं आगे अभी चर्चा कर रहा हूँ कि कैसे ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे हैं, किसका स्थान कहाँ पर होता है, उसकी अभी मैं चर्चा कर रहा हूँ। आइए पहले इसको समझ लीजिए। इसको यानी कर्म को पहचानने के लिए आपको क्रिया में क्या और किसको, क्रिया में क्या और किसको लगा करके अगर प्रश्न करेंगे तो उत्तर में जो आपको मिलेगा वह कर्म मिलेगा आपको। आइए, हरी इट्स अ मैंगो, ये क्वेश्चन ये करते हैं यहाँ पर प्रश्न। ये हरी क्या खाता है, हरी क्या खाता है, तुरंत उत्तर में आपको मिल जाएगा आम। तो यहाँ मैंगो आपका ऑब्जेक्ट है, मैंगो जो नाउन है यह ऑब्जेक्टिव केस में है, या हम लोग कहेंगे कि वह ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से पता लगाते हैं ऑब्जेक्ट का। दूसरे सेंटेंस में आइए, अब्दुल प्लेड क्रिकेट, अब्दुल क्रिकेट खेलता था। तो अब्दुल खेलता था, यहाँ पर प्रश्न आप लगाएंगे कि अब्दुल क्या खेलता था, अब्दुल क्या खेलता था या क्या खेला। तो उत्तर में आपको तुरंत मिलेगा क्रिकेट, क्रिकेट। तो यह क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस में इसका प्रयोग किया गया है। ऑब्जेक्टिव केस में हम लोग कहेंगे कि क्रिकेट का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में किया गया है। आइए एग्जाम्पल नंबर 3 के बारे में मैं बताऊं आप सभी लोगों को, जिसमें कि दो आपके ऑब्जेक्ट हैं। तो इस तरह से आप ये वर्ब में क्या और किसको, क्या और किसको प्रश्न लगा करके जब आप उत्तर की जांच करेंगे, जो उत्तर में आएगा वही आपका ऑब्जेक्ट होगा। आइए एग्जाम्पल नंबर 3 के बारे में मैं आप सभी को बताऊं कि माय फादर गेव मी अ बुक, मेरे पिताजी मुझे एक पुस्तक दिए। तो मेरे पिताजी दिए, क्या दिए, प्रश्न करेंगे। मेरे पिताजी मुझे क्या दिए। उत्तर में आपको तुरंत मिलेगा एक पुस्तक, एक पुस्तक यानी अ बुक, यह आपका। तो अ बुक, बुक आपका यह ऑब्जेक्टिव केस में है। आइए दूसरा, ये किसे, मेरे पिताजी एक पुस्तक दिए, किसे, प्रश्न आप करेंगे फिर मेरे पिताजी एक पुस्तक किसको दिए, किसको दिए या किसे दिए, किसको दिए या किसे दिए। उत्तर में तुरंत आपका मिल जाएगा मुझे, मुझे यानी आपका मी। तो यहाँ पर मी और अ बुक आपका ऑब्जेक्टिव केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में होना कहेंगे। यहाँ पर क्या है, मी को जो क्रिया के बाद जो आपका होता है वर्ब के बाद, उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो इनडायरेक्ट के बाद होता है उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब क्या होता है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए, यानी क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए आप क्या लगाएंगे। जैसे यह बुक का ये पता लगाने के लिए आपने क्या लगाया, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए आप क्या लगाएंगे, प्रश्न करेंगे, क्या लगा करके क्रिया में प्रश्न करेंगे। और जब आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता लगाना होगा तो किसे या किसको प्रश्न लगा करके जब आप उत्तर की जांच करेंगे तो आपको जो उत्तर में मिलेगा वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आप सभी लोगों को पॉजेसिव केस के बारे में मैं बता रहा हूँ। पॉजेसिव केस क्या होता है इसके बारे में अब आप सभी लोग जान लें। पॉजेसिव केस को संबंध कारक हिंदी में कहते हैं। यानी संबंध कारक क्या होता है, संबंध या अधिकार प्रकट करने पर नाउन का प्रयोग पॉजेसिव केस में होता है। यदि किसी नाउन या प्रोनाउन द्वारा किसी वस्तु या व्यक्ति से अपना संबंध या अधिकार प्रकट कर रहा हो तो उसे हम लोग कहेंगे कि उस नाउन का प्रयोग
पजेसिव केस में किया गया है। फॉर एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हम राम्स बुक इज न्यू, राम की पुस्तक नई है। दूसरा एग्जाम्पल है हरीश सन पास्ट, हरि का पुत्र पास हो गया। तो यहाँ देख रहे हैं कि राम्स बुक, राम का यहाँ पर प्रयोग ये पजेसिव केस के रूप में किया गया है, क्योंकि राम का पुस्तक से क्या है, राम का पुस्तक पर अधिकार है या राम का पुस्तक से संबंध है। तो यहाँ जो राम आपका है यह पजेसिव केस में इसका प्रयोग किया गया है। दूसरा आपका है हरीश सन पास्ट, हरि का पुत्र पास हो गया। तो हरि का संबंध पुत्र से है, तो यहाँ जो हरि है आपका यह अपना संबंध प्रकट कर रहा है सन से, और राम का यह आपका ये अधिकार है ये बुक पर। यानी जो नाउन संबंध या अधिकार प्रकट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उनको हम लोग पजेसिव केस में होना कहते हैं। आइए माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आप सभी लोगों को बताऊं कि पजेसिव केस में क्या होता है कि अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। यह अपॉस्ट्रॉफी एस, ये अपॉस्ट्रॉफी लगा करके एस लगाते हैं, या कहीं पर एस पहले से मौजूद हो, उस नाउन के अंत में एस पहले से ही मौजूद हो, तो वहाँ पर ये क्या करते हैं कि एस लगा करके अपॉस्ट्रॉफी उस एस के बाद, यानी एस नहीं लगाते हैं, एस पहले से ही मौजूद होता है उस नाउन में, तो उस एस के बाद अपॉस्ट्रॉफी का चिन्ह लगा करके एस पुनः नहीं लिखते हैं। जैसे कहा जाए कि ये मोहन्स बुक, यहाँ पर मोहन्स बुक, मोहन की पुस्तक, तो आपने देखा कि यहाँ पर ये मोहन की पुस्तक, मोहन की पुस्तक, मोहन की पुस्तक। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मोहन के बाद अपॉस्ट्रॉफी लगाया गया और इसके बाद एस लगाया गया। अब यहाँ पर हम कह दें कि बॉयज, बॉयज स्कूल, बॉयज में आप देख रहे हैं कि पहले से एस मौजूद है, इसलिए अपॉस्ट्रॉफी का सिंबल लगा करके बस छोड़ देते हैं, यानी लड़कों का स्कूल। यहाँ लड़कों का स्कूल, लड़कों का स्कूल। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर पहले से एस मौजूद हो तो केवल अपॉस्ट्रॉफी का सिंबल लगाते हैं, और नहीं अगर पहले से एस मौजूद ना हो तो अपॉस्ट्रॉफी के बाद एस लगाते हैं। अपॉस्ट्रॉफी को मतलब कहते हैं संबंध सूचक, संबंध सूचक कहते हैं। तो संबंध सूचक जो एस होता है उसका हिंदी में तात्पर्य का, की, के होता है, का, की, के इसका होता है। आप देखें मोहन की आया है, लड़कों का आया है, इस एपोस्ट्रॉफी का मतलब का, के, की हिंदी में इसका मतलब होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी लोगों को केस के बारे में मैं सभी को बताया कि नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस क्या होते हैं, एग्जाम्पल सहित मैं आप सभी लोगों को बताया। अब यदि मेरी वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आती हो तो मेरे चैनल को आप कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, जिससे कि उनको भी मेरे वीडियो से लाभ मिल सके। माय डियर स्टूडेंट्स, हम आपसे मिलते हैं पुनः नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, नमस्कार।